नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भगोड़ा आर्थिक अपराधी के बारे में जानकारी देंगे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी दरअसल एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है। विशेष अदालत भारत या फिर विदेश में अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों, बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को जब्त कर सकती है। आवेदन पर सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है। आरोपी भगोड़ा तब घोषित किया जाता है जब उसने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया या फिर अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया हो। जब तक आवेदन विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है, अधिकारी किसी आरोपी की संपत्ति को अंतरिम रूप से कुर्क या फिर नीलामी कर सकते हैं। भ्रष्ट संपत्ति को अपराध की आय माना जाता है और इसे 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से संलग्न किया जा सकता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। भगोड़ा आर्थिक अपराधियों पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मुनींद्र दुबे जी। मुनींद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन अपने दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आज का जो हमारा विषय है उससे जुड़ा सवाल आपको बताते हैं, उसके बाद आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आर्थिक अपराध आखिर क्या होता है, हमारा आज का सवाल ये है। फोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और ये जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 0120-6127-937, 0120-612-7938। इन 2 नंबर्स पर कॉल करके आप भी इस विषय से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर आर्थिक अपराध से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट मुनींद्र दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हमारे साथ मुनींद्र दुबे जी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आर्थिक अपराध के भगोड़ों के लिए कानून क्या कुछ कहता है। 2018 में इस कानून को लाया गया जी। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती थी कि लोग इस तरह के स्कैम कर देते थे, घोटाले कर देते थे और फिर विदेश भाग जाते थे और उनको पकड़ने का कोई अच्छा माध्यम नहीं था या स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे ले पाए इसकी व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी जी। तो 2018 में ये भगोड़ा, जैसा कि नाम से ही ये भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 इसको 2018 में लाया गया और ये 21 अप्रैल 2018 से इफेक्टिव है, मतलब लागू है जी। और इसमें एक स्पेसिफिक एक मतलब पैरामीटर बना दिया गया कि इसमें किस तरह के बंदों को भगोड़ा आर्थिक अपराध में पकड़ा जाएगा या चाहे इस कानून की परिधि में आएगा। तो उसमें मेन क्राइटेरिया दिया गया कि वही जो किसी स्कैम से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखा है और मिनिमम इसकी जो कीमत है 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ से ज्यादा का जी। बिल्कुल। ऐसे बंदों को हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आपके जहन में है, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से हम हर दिन ऐसे कानूनी विषयों को आपके बीच में लेकर आते हैं जिस पर जागरूक होना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। मेरे साथ एडवोकेट मुनींद्र दुबे जी लगातार आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए मौजूद हैं। आप फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मनी जी, सबसे पहले ये भी बताइए कि आखिर वो कौन से अपराध हैं जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसमें किसी भी तरह के फ्रॉड आ गए, स्कैम आ गए, जैसे जो हवाला से होते हैं, जो ड्रग्स से संबंधित होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों से कमाए जाते हैं, स्मगलिंग से आते हैं पैसे जी। इस तरह के जितने भी पैसे हैं देश के जो जैसे जो किसी देश का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे चिन्ह होता है, उसका कोई मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है, खुद से ही बना के या खुद से ही खोटे सिक्के बना के जाली करेंसी की सप्लाई कर रहा है जी। इससे जो पैसा अर्जित कर रहा है, ऐसे बंदे उसमें कवर होते हैं, ऐसे लोग कवर होते हैं। ये भगोड़ा और अपराधी के बीच का डिफरेंस थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कि
भगौड़ा वो जो जैसे जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा की मामले में घोटाला किया हुआ है, और वो जब उसका कानूनी शिकंजा कसा जाता है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की बजाय देश छोड़ के भाग जाता है। जी। वो किसी देश में जाके छुप जाता है हम्म। और कोर्ट के सामने आने से अवॉइड करता है। तो ऐसे लोगों को हम्म। कब्जे में लेने के लिए, उनके खिलाफ न्यायालय से कार्रवाई करवाने के लिए हाँ। ये इस अधिनियम के तहत एक कार्रवाई की जाती है। तो जो भी इस तरह का आर्थिक अपराधी होता है, इस तरह की गड़बड़ियां करने के बाद विदेश भाग जाता है, तो उस पर ही ये नियम कानून लागू होता है मनिंदर जी? जी जी 100 करोड़ या उससे ऊपर की यदि संपत्ति है और वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और उससे बचने के लिए देश छोड़ के भाग जाता है, अपने को किसी दूसरी देश में छुपा लेता है जी, तो इन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस अधिनियम में हम लाते हैं उसको। और अगर कोई इस तरह का आर्थिक अपराधी अगर विदेश भाग गया, जैसे आपने बताया कि कम से कम 100 करोड़ का इस तरह के आर्थिक अपराध किया हो, तो उसके तहत, इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। अगर वापस आना चाहता है तो किस तरह की, क्या कोई रियायत दी जाती है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, इसके बारे में कुछ मनिंदर जी? हाँ, उसको जो हम प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर होते हैं या डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, निदेशक या उप निदेशक, वो न्यायालय के समक्ष धारा 4 में प्रार्थना पत्र लगाते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कि उसको भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाए। और न्यायालय यदि संतुष्ट होती है तो उसको नोटिस इशू करती है और उसको समय देती है 30 दिन का कि उस समय सीमा के अंदर में वो स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में उपस्थित हो और अपना पक्ष रखे जी। और यदि वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट में नोटिस जो जारी की रहती है रद्द कर दी जाती है, क्योंकि वो तो अपने को न्यायालय के समक्ष ला ही दिया सुनवाई में हाजिर होने के लिए। हाँ। अगर कोई व्यक्ति वापस आने से इनकार कर दे, तो इनकार कर दे तो उसके खिलाफ फिर ये अधिनियम में कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उसके लिए फिर न्यायालय से नोटिस इशू होता है जी। नोटिस में हर माध्यम शामिल है, जैसे कि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मोड ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वो किस देश में छुपा हुआ है इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो इसमें हम उसके आधार से, उसके पैन से, या बहुत सारे जगह पे डीपी है, उसके डीएनए प्रोफाइल पुलिस के पास यदि किसी कारण से होती है तो उसके माध्यम से, उसके शारीरिक आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम चिन्हित करके उसको जी। और इसमें सबसे जो बड़ी मदद लेनी पड़ती है हमें, क्योंकि वो किस देश में छुपा हुआ है यदि हमें इसकी जानकारी नहीं है तो फिर हम इंटरपोल की मदद लेते हैं। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसके देश के मतलब विश्व के लगभग 200 कंट्रीज, 200 देश हैं विश्व में, उन सबसे उस इंटरपोल का टाई अप है, उसके सब जगह ब्रांचेज हैं और उनका इंटरपोल का जो स्थापना भी हुआ इसी पर्पस हुआ, किस तरह के भगौड़े अपराधियों को काबू में रखा जाए, उसको जिस देश से वो भागा हुआ है उस देश को उसको सौंप दिया जाए, क्योंकि इनके बारे में ये मान्यता है कि इस तरह के व्यक्ति केवल उस देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी खतरा का सूचक होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है और ऐसे आर्थिक अपराधियों को वापस लाना एक बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती है। इसमें हमारे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय मल्ल्या इस तरह के उदाहरण हैं जो पूरे मतलब हर व्यक्ति को पता है इनके बारे में कि आज तक कार्रवाई की जा रही है और जिस भी देश में छुपे है वहाँ से भी वो कानूनी सहायता लेकर के और अपने को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। तकरीबन कितना वक्त लग जाता है दुबे जी ऐसे आर्थिक अपराधियों को वापस लाने में, पूरी इससे प्रक्रिया के तहत? इसमें कोई समय सीमा नहीं है, बहुत ही कठिन है ये कह पाना कि उनको कितने दिन में, जैसे वो जिस देश में रहता है उस देश से क्या हमारे देश का एक जैसे प्रत्यर्पण संधि की गई रहती है जी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक उस देश से हमारी यदि संधि हो रखी है, उसका मकसद ये होता है कि हमारे देश का अपराधी यदि उसके देश में भागा हुआ है या उसके देश का हमारे देश में भागा हुआ है और हमें जो ही वहां से सूचना या हम उसको सूचित करते हैं कि हमारा ये अपराधी आपके देश में छुपा हुआ है, उसे मुझे सौंपिए, तो वो सौंपता है। अब उसमें दो कारण होते हैं, एक तो ये कि हमें उस अपराधी को चिन्हित कर लिया वो देश और हमें सौंप दिया, दूसरा यदि उस देश का अपना कोई एक कानून है जिसके तहत में वो उसके यहाँ शरण मांग लेता है, आश्रय मांग लेता है जी जी, तो उसको उस पर भी विचार करना पड़ता है। फिर वो तुरंत ही हमारे रिक्वेस्ट पे ही हमें नहीं सौंप देगा। काफी कठिन प्रक्रिया है जिसके चलते ये जो इतने नामवर अपराधी हैं जो अभी तक वापस नहीं आ पाए इतना समय बीतने के बाद।
बिल्कुल, आपने अभी प्रत्यर्पण संधि का जिक्र किया कि देशों के बीच में इस तरह की संधि होती है जिसके तहत इस तरह के आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की प्रक्रिया होती है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को स्टेज वाइज बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं कि किस तरह से प्रक्रिया होती है और वो फाइनल स्टेज कब होती है जब प्रत्यर्पण संधि के तहत इस तरह के अपराधियों को सौंपा जाता है किसी देश को। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हमारा हर देश से एक अलग तरह का संबंध होता है, राजनैतिक, कूटनीतिक। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उस देश से जब अच्छे संबंध होते हैं तो एक संधि करते हैं, उसे प्रत्यर्पण संधि नाम दिया गया, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। कि यदि हमारे देश का कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त है और आपके देश में शरण ले लेता है या आपके यहाँ का ऐसी में है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आप उसको रिक्वेस्ट को ओबे करते हुए, आदर करते हुए आप उस अपराधी को हमें सौंप देंगे। ऐसे बंदे जो इस अपराध में शामिल हैं, जैसे कि इतने बड़े बड़े घोटाले करते हैं, पहले से ही चिन्हित कर लिए रहते हैं कि हमें यहाँ से कहाँ भाग के जाना है अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनको भय होता है कि यहाँ पे हम रहेंगे और पकड़े जाएंगे। चलिए, बिल्कुल मुनींद्र जी बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और ये आर्थिक अपराध क्या होता है, ये जो भगोड़े होते हैं, इस विषय से संबंधित अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बेहद खास मेहमान एडवोकेट मनींद्र दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनींद्र जी, किस तरह से प्रत्यर्पण संधि भगोड़ों को देश लाने में मदद करती है, इस पर तो आप बता रहे थे। इंटरपोल कैसे भगोड़ों को पकड़ने में मदद करता है, इसके बारे में एक बार फिर जरा दर्शकों को बताएं। इंटरपोल जैसा कि नामी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है और उसके देश में तो टेक्नोलॉजी के रूप से काफी एक्सपर्ट होते हैं और आज के डेट में इस डिजिटल एरा में हर व्यक्ति का DNA होता है, सोशल साइट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से या मिल ही जाती है। माध्यम दूसरा कंट्री है सबको अलर्ट कर देता है। इस प्रकार जो हमको सोचिए और जिससे उसको ये जैसे हमारे देश के ये रिक्वेस्ट भेजा गया है तो क्या करेगा कि आप ये अपराधी इस देश में पाया गया है और फिर उस देश से हम देखते हैं कि हमारी प्रत्यर्पण संधि है या नहीं है। यदि प्रत्यर्पण संधि उस देश से हमारी हो रखी है तो हम उसे सीधे रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि आप इस अपराधी को हमें सौंप दीजिए। किस किस तरह के अलर्ट जारी कर सकता है इंटरपोल? इंटरपोल के पास 8 तरह के अलर्ट जारी होते हैं, जिसमें रेड अलर्ट सबसे फेमस है। यदि किसी अपराधी को अरेस्ट करना है तो उसको रेड अलर्ट ही इशू किया जाता है। बाकी येलो अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट है, ब्लू अलर्ट है। इस तरह के तमाम चीजें, कोई मिसिंग पर्सन है वो बीच में वो कहाँ पे ये पाया नहीं जा रहा है तो येलो अलर्ट इशू होगा। कोई इस तरह की आपदा आने वाली है, ऐसा कोई अपराधी है जो कहीं कुछ भी कर सकता है बस किसी को पता नहीं है बीच में, तो उसके लिए ब्लू अलर्ट घोषित कर देंगे कि इस आदमी से वो देश के लोग या देश सावधान रहे। तो इस तरह के 8 अलर्ट इशू कर सकता है इंटरपोल। ऐसे भगोड़ों के लिए क्या देश की अदालत में ही केस किया जाता है या फिर विदेशी कोर्ट में? किस देश का कानून ऐसे लोगों पर लागू होता है? देश की अदालत में ही, अपने देश में ही उसमें कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी। बट वो इंटरपोल मतलब संधि के बाद उस संधि पे शिकंजा कसा जाएगा और यदि उस देश में कोई इस तरह का कानून नहीं है जो उसमें हमारे प्रत्यर्पण होने में बाधित हो तो हमारे देश में उसको कंट्री सौंप देती है। क्योंकि उस देश में कोई इस तरह का कानून है जिसका वो दुरुपयोग करके आश्रय के नाम पे या किसी नाम पे अपने को रोक सकता है तो हर संभव प्रयास करता है। बस इस अधिनियम की खूबसूरती है कि वो ठीक उसको रोक ले वहाँ पे देशों में रखा है कि हम चिन्हित करते हैं में लेती है और गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनींद्र दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।